आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फ्रेंड्स देखिए, इस बार आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इस बार आप जी तोड़ मेहनत करिए और प्रयास करिए कि निश्चित रूप से आरआरबी एनटीपीसी में इस बार आपका जॉब हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग आज 18वां सेशन कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 17 सेशन कवर करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट सेशन देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और देखिए यहाँ पर एनटीपीसी भी लिखा गया है। और लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देख सकते हैं CEN01/2019। और यहाँ पर भी देखिए एनटीपीसी लिखा गया है। एग्ज़ाम लिया गया था ये 11/1/2021 को, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का है ये, ठीक है ना। और कल मैंने आपको इसका शिफ्ट 2 कवर कराया हुआ था 11/1/2021 का, और आज हम लोग देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन में एनटीपीसी लिखा गया है। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए पहला प्रश्न सब लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग आंसर दीजिए कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। फ्रेंड्स सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति कर सकता है। और पहली बार जून 1990 ईस्वी में जो है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इतना क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। और अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो है अनुच्छेद 263 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 352 क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन से ये संबंधित है। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल आपका 19 दिया गया, अनुच्छेद 19,
ये किससे संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार इस आर्टिकल में दिए गए हैं, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो देखिए 7-8 प्रश्न मैंने आपका कवर करा दिया। चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज हमारा यह 18वां सेशन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ऑलरेडी हमने इसका 17 सेशन कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी, यहाँ पर देखिए जीन हेनरी ड्यूनेंट, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न एक बार और पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जीन हेनरी ड्यूनेंट जो हैं, इन्होंने जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, यानी कि जो आपको याद होगा विश्व रेड क्रॉस जो है सोसाइटी कमिटी, उसकी स्थापना किया था। और देखिए ये जो आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका स्थापना 1863 में हुआ था। ये सन आप जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। क्लियर? और देखिए 8 मई के दिन जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपको याद होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। अच्छा, रेड क्रॉस जो है फ्रेंड्स, इसको 1917, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1917, 1944 और 1963, ठीक है ना, याद रखिएगा 1917, 1944 और 1963 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WFP, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है। क्लियर? अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? कौन सी जनजाति जो है ये भगोरिया उत्सव जो है ये मनाती है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भगोरिया उत्सव जो मनाया जाता है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के आदिवासी जो जनजाति है, कौन सी? भील, इसी के द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? और भील भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ये भी आप याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, एक नहीं 2 प्रश्न बताऊंगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, मतलब कौन सा जो डांस है दशहरा के अवसर पर ये जो बैगा जनजाति देख रहे हैं, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दशहरा के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इस नृत्य का नाम क्या है? इस नृत्य का नाम है ददरिया। याद रखिएगा, क्या नाम है इस नृत्य का? इस नृत्य का नाम ददरिया है, जो कि बैगा जनजाति के द्वारा दशहरा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखिए, एक प्रश्न है यहाँ पर देखिए लारूकाज, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारूकाज, देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। क्या नाम है? लारूकाज मुख्य रूप से कहाँ के गोंडों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। यहाँ पर आप गोंड देख रहे हैं ना, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका ऑलरेडी कि लारूकाज मुख्य रूप से कहाँ के गोंडों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर, कहाँ के गोंडों के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये आपका मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो यानी कि लारूकाज किसके द्वारा मनाया जाता है? गोंड के द्वारा, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए। और एक और प्रश्न याद रखिएगा, एक आपका मड़ई महोत्सव है, ठीक है ना, मड़ई महोत्सव, यहाँ पर देख सकते हैं। मड़ई महोत्सव जो है, मड़ई त्यौहार जो है फ्रेंड्स, यह भी मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। यह भी जो है गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लारूकाज भी याद रखिए और मड़ई भी रखिए, ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा गोंड जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। क्लियर? कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, उड़ीसा की एक खोंड जनजाति है, उड़ीसा की एक खोंड जनजाति है, आपको भी पता होगा। इसके द्वारा बिहान मेला का आयोजन किया जाता है। बिहान मेला जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? बिहान मेला, बिहान मेला यहाँ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, बिहान मेला, बिहान मेला। तो याद रखिएगा खोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है ना, खोंड जनजाति के द्वारा। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स उड़ीसा में, ठीक है।
तो 4-5 प्रश्न आपके कवर करा दिया मैंने। चलिए उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये किससे संबंधित है? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका है ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपके एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, आपको याद होगा। और देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई, मतलब इसका जो लॉन्चिंग डेट है 1 मई 2016, ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अब 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है पिछले साल वाला 2023 वाला। 2023 वाला जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन अपना प्यारा भारत में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भारत में किया गया था। विनर इसमें कौन सा देश रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, और रनर अप अपना प्यारा भारत रहा था, उपविजेता। याद रहेगा इतना? चलिए और एक पॉइंट 2 पॉइंट ध्यान रखिए। देखिए 2000 आपका जो 24 है उसमें आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से किया गया था, भारत विजेता रहा था। ठीक है, और अभी चल रहा है आईसीसी T20 महिला विश्व कप, जिसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है। तो 3 प्रश्न यहाँ से मैंने आपके कवर करा दिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है ना, अनबॉर्न, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस। ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष 25 मार्च के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 8 मार्च भी आपको याद आ रहा होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अच्छा 12 मई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। और देखिए यहाँ पर 31 मार्च है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 31 मार्च के दिन इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। चलिए देखिए सांची स्तूप जो है ये किस शहर के पास स्थित है? पास पूछा गया है, ठीक है ना। तो सांची का स्तूप आपको याद है कि ये अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल के समीप में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भोपाल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ देखिए इसका शॉर्ट दिया गया है UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए प्लीज़, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए। चलिए तो देखिएगा 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, और ये जाना जाता है आपका पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था, अर्थ समिट था, उसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर G20 समिट की बात आई हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में G20 समिट कहाँ हेल्ड किया जा रहा है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ब्रिक्स समिट जो है 2024 वाला, इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूएन के 8वें महासचिव बान की मून जो हैं ये मूलतः कहाँ के निवासी हैं? देखिए अभी वर्तमान में आप बात करें तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, और इनसे पहले ये बान की मून थे। ठीक है ना, बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के थे। अच्छा एंटोनियो गुटेरस के पास 2 देश का सिटीजनशिप है, याद रखिएगा, और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देश के सिटीजनशिप रखते हुए यूएन के महासचिव बने हैं ये। और एंटोनियो गुटेरस किन 2 देशों के नागरिक हैं? तो एक पुर्तगाल के हैं और एक ईस्ट तिमोर, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे पूर्वी तिमोर। एक तो पुर्तगाल हो ही गया, दूसरे ईस्ट तिमोर यानी कि हिंदी में पूर्वी तिमोर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारा नाम याद रख लीजिएगा, पूर्वी तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते, और एक पुर्तगाल के नागरिक हैं। तो 2 देशों का सिटीजनशिप इनके पास है, डबल सिटीजनशिप है इनके पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को मतलब महात्मा बनाया था? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? बताइए टिप्पणी किनका है?
तो फ्रेंड्स ये जो आपका टिप्पणी है ये आपका है किसका, चंद्रन देवनेसन का, ठीक है ना, याद रखिएगा। इन्हीं का टिप्पणी है कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। अच्छा, बात दक्षिण अफ्रीका की आई हुई है और महात्मा गांधी की आई हुई है, तो हम लोग फिनिक्स आश्रम को कैसे भूल सकते हैं। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर किया था, तो फ्रेंड्स डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। और गांधी जी को चलती ट्रेन से जो है उतार दिया गया था किस स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में, तो पीटर्स मैरिट्सबर्ग में। ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, हमने कवर भी किया हुआ है। किस रेलवे स्टेशन पर, तो पीटर मैरिट्सबर्ग में, 1893 की घटना है। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत में किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है ना, याद रखिएगा, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक खालिस्तान दिया गया शैली में बनवाया गया था। अच्छा, इससे पहले वाला जो सेशन था ना, उसमें पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने किया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था जॉर्ज विटेट ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसने किया था, जॉर्ज विटेट ने किया था, ठीक है ना, जॉर्ज विटेट ने किया था। क्लियर, याद रखिएगा। और ये आपको बनवाया गया था इंडो सार्सेनिक, ठीक है ना, शैली के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि आधुनिक विद्युत जनरेटर, अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, मैंने बताया हुआ था आपको, जरा आप लोग मुझे बताइए तो, देखो आपको ध्यान है कि नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है भारत के, कमेंट करिए। चलिए, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, विद्युत जनरेटर जो है ना, ठीक है ना, जनित्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, याद रखिएगा। हल्का प्रश्न बेशक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन के हिसाब से कन्फ्यूज भी आप लोग हो जाइएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, खालिस्तान देकर के आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो गुजरात में स्थित है जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी। ये किस आम के लिए फेमस है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आम है ये केसर आम की किस्म के लिए ये जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ी है गुजरात में, ये फेमस है, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। अच्छा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी है ना, वहाँ का अल्फांसो आम फेमस है। यहाँ पर देखिए अल्फांसो आम दिया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और एक जगह मलिहाबाद है, जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, मलिहाबादी दशहरी, ठीक है, बड़ा फेमस है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मलिहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है ये दशहरी आम के लिए फेमस है। यहाँ पर देखिए दशहरी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जो है ये हिमसागर आम के लिए फेमस है, हिमसागर आम के लिए। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न कहीं से भी बने, पिछला पैटर्न पर अगर प्रश्न बने तो उससे संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको करवाते चलूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर जो है ना, www.twitter.com, यह आपका ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, यह ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है एक। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ट्विटर। चलिए अगला प्रश्न है कि गन्ने के पौधे, खाली स्थान दिया गया, को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। सोच समझ करके इसका आंसर दीजिए। देखिए गन्ने के पौधे जो हैं ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं। तो सनलाइट हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से पढ़िए, एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जाना जाता है किसको, तो फ्रेंड्स जॉन मेनार्ड कीन्स को, ठीक है ना। किसको जाना जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। अच्छा आपको याद होगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ की एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ये आप जानते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ताकि
दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं किस कोष को प्राप्त कर सकें। मतलब ये जो एलिमेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये इनके बाहरी सेल फुल फॉर्म हो जाए, फुल फिल हो जाए, ठीक है ना। बाहरी सेल यानी कि बाह्यतम कोष जो है ये आपके भरे हुए प्राप्त हो सके। समझ में आ गई बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की क्या कहा जाता है। तो आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसको आंख का समंजन क्षमता कहा जाता है, यानी कि आंख का समंजन कहा जाता है, ठीक है ना। आंख का समंजन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आंख की जो समंजन जो है उसकी अधिकतम शक्ति लगभग 4 डायोप्टर होती है। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है, 4 डायोप्टर होती है। क्लियर। अच्छा एक और पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। ये प्रश्न आरआरबी में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब शुरू हुआ था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब हुआ था। अच्छा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, याद रखिएगा, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये आरआरबी एनटीपीसी CBT-1 2021 में पूछा गया था और मैंने कवर कराया हुआ है। रैमजे मैकडोनाल्ड था जिसने सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया था, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था जिसने, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आपका स्टार्ट हुआ था कब, तो ये 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला था। तो यहाँ पर देखिए नवंबर 1930 दे रखा है, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में खाली स्थान दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई थी। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि भारत में देखिए परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब किया गया था। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो किया गया था 3 अगस्त 1948 को। तो यहाँ पर आप अगस्त 1948 याद रखिएगा, ठीक है। और होमी जहांगीर भाभा ने किया था और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट चेयरमैन हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। चलिए इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जो लोग शुरू से देखना है, देखिए एक तरह का एक कड़ी है, सेशन को मिस मत करिए, ठीक है ना। जैसे आज 18वां चल रहा है तो आप प्रीवियस सेशन को देखिए, फिर कल 19वां देख लीजिएगा। चलिए लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है तो लखनऊ ये चिकनकारी के लिए फेमस है। अच्छा यहाँ फुलकारी दिया गया है, फुलकारी भी याद रखना है। अच्छा एक प्रश्न पूछा गया था कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से संबंधित है। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये पंजाब से संबंधित है फुलकारी, ठीक है ना। और चिकनकारी जो है ये आपका लखनऊ से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है ना। और स्वतंत्र पार्टी 1959 में स्थापित किया था, इसके संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में किसने किया था। तो यहाँ पर तो बता दिया गया कि भारत रत्न पुरस्कार के ये प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। बहुत ही आसान बना दिया गया, सी राजगोपालाचारी हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। अब आपको 2020 वाला नहीं याद रखना है, अब आपको 2024 वाला याद रख लेना है। 2024 में अगर पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो आर्याना सबलेंका ने जीता है। किसने जीता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आर्याना सबलेंका ने जीता है, ठीक है ना। आर्याना सबलेंका ने जीता है, आर्याना सबलेंका। ये कहाँ की हैं तो फ्रेंड्स ये बेलारूस की हैं, आर्याना सबलेंका, ठीक है। अच्छा पुरुष एकल का पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 तो जानिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है तो ये जीता है फ्रेंड्स जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर कहाँ के हैं तो इटली के हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब 2024 में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता। ईगा स्विटेक का नाम आपने सुना होगा, ये पोलैंड की हैं, ठीक है। अच्छा, विंबलडन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। वहीं विंबलडन में भी जीते हैं इस बार कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन का। इनका कंट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, महिला एकल में जीता है किसने विंबलडन? तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, कंट्री का भी नाम याद रखिएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है भुगतान शेष। क्या कहा जाता है इसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। ये डायरेक्टली आप याद रखिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? अच्छा, पलासी की लड़ाई कब हुआ था? आप समझ सकते हैं, सीधे सीधे यहीं आपसे पूछ लेता। पलासी का लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये 2018 का प्रश्न है और मैंने इसलिए शामिल किया हुआ है कि आप प्रश्न का नेचर देख लीजिए कि जो आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये किया था बाबा कल्याणी ने, ठीक है ना, बाबा कल्याणी ने किया था। चलिए, देखिए 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अब देखिए 2018 वाला एशियन गेम्स आपको अब याद नहीं रखना है। पिछली बार 2023 में एशियन गेम आयोजित कराया गया है। कहाँ पर? तो चीन के हांगजू में हुआ था, ठीक है। और उसमें जो है उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। और समापन समारोह में जो आपके ध्वजवाहक थे वो PR श्रीजेश थे। तो याद रखिएगा, जो हांगजू में हुआ था 2023 में एशियन गेम्स, उसमें उद्घाटन समारोह में 2 आदमी थे, एक मनप्रीत सिंह और दूसरा लवलीना बोरगोहेन। और समापन समारोह में PR श्रीजेश ध्वजवाहक थे, ठीक है। अच्छा, अगला जो होगा ये 2026 में आयोजित किया जाएगा एशियन गेम्स। कहाँ पर? तो जापान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा और इसमें नीरज चोपड़ा थे, जान लीजिए, ठीक है ना, 2018 वाले में। देखिए, किसानों की त्वचा को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। अब आपको पूरा दिख रहा है? हाँ, चलिए पढ़िए। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किसके द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा किया गया है बताइए? तो ये किया गया स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन में सक्षम है? ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो कि अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर, कंप्लीट प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर, इसको याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि 1929 में महामंदी, इसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। 1929, ये सन आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है कभी सन ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ग्रेट डिप्रेशन का ईयर आपको बताना है, तो बताइए कब बताइएगा? 1929। इनमें से किस क्षेत्र में ये शुरू हुआ था महामंदी? तो ये महामंदी दरअसल अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस 1798 में किसके द्वारा गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो आपको पता है सहायक संधि जो है, सहायक गठबंधन जो है, ये शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने, और वेलेजली से पहले इसका प्रयोग भारत में फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, उसने किया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप
याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप कॉर्नवालिस का तो अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो योजना जॉन सोर ने बनाया था, जॉन सोर ने, ठीक है ना। और ये समय किसका था उस समय कार्यकाल, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान दे रखा है ने अगस्त 2018 में जो है बॉन्ड आई नाम के से दुनिया के पहले ब्लैक सैंड बॉन्ड का शुभारंभ किया था। मतलब ये कौन सा जो है इसमें से विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, स्विस बैंक, किसने जो है अगस्त 2018 में 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लैक सैंड बॉन्ड का शुभारंभ किया था। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था। वर्ल्ड बैंक का भी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय बंगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के रूप में। वैसे तो देखिए ध्यान दीजिए, मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फैंगपुई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, फोंगपुई, फोंगपुई, ठीक है, याद रखिएगा। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किसको? फोंगपुई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऑप्शन में फोंगपुई नहीं है, तो नीलगिरी को भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त आंसर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए खाली स्थान देकर के वर्ष पूछ लिया गया है कि वर्ष फिर खाली स्थान में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, किस वर्ष? बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसी का नाम बदल करके जो है 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ये नाम याद रखिएगा इस कमेटी का, गोरेवाला कमेटी, गोरेवाला समिति, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जो है 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, 1955, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो बखूबी हमने बताया हुआ है कई बार कि जब झारखंड का गठन हुआ था तो उसका डेट सहित मैं बताता हूँ, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। तो आप इतना से ही पकड़ लीजिएगा 2000, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बना था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद 1 नवंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नवंबर को झारखंड बन गया, झारखंड बन गया, ठीक है। और देखिए याद रखिएगा 9 नवंबर को यूके बना था, उत्तराखंड, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं FRBMA, ठीक है, याद रखिएगा। दरअसल इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उस समय जो है NTPC में जो है इसको क्या कर दिया गया था, तो इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। चूँकि जब ये FRBME जो है आपका राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम ये पेश किया गया था जिस साल, उसका यहाँ पर जो है आपका सन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा FRMBA, ठीक है ना। तो ये जो आपका FRMBA जो है इसको जो है किस वर्ष पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 2003 में, ठीक है ना, याद रखिएगा 2003 में। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिकल, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन भले थोड़ा सा गलत हो जाए। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है ये, तो 2003 होगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का फुल फॉर्म पूछा गया है, पूर्ण रूप। हर सेशन में, मतलब हर सेट में, हर शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछा जाता है NTPC में। तो यहाँ बैंकिंग वाला और जो आपका इंटरनेट है वो वाला दोनों फुल फॉर्म पढ़ करके जाइएगा। तो SLR का होता है आपका कौन? एक्सक्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रक्त कौन सा उत्तक का एक प्रकार है, रक्त पूछा गया है, बताइए।
बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, रक्त जो होता है यह आपका कनेक्टिंग टिश्यू का यानी कि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है, एक टाइप होता है। रक्त, अस्थि यानी कि बोन्स और उपास्थि जो कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो रक्त, अस्थि और उपास्थि ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है, कनेक्टिंग टिश्यू के उदाहरण होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, यहाँ पर देखिए लिखा गया माई मदर एट 66 किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को, ठीक है ना, दादा साहब फाल्के को। याद रखिएगा 1913 में जो है इन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मुख्य फिल्म बनाई थी, ठीक है। भारतीय इतिहास में इनके योगदान को देखते हुए 1969 में जो है भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई पेरिफेरल यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किस रूप में जाना जाता है। एक बार और पढ़िए, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई पेरिफेरल यूनिट से डाटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय जो है ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है एक्सेस टाइम, ठीक है ना, एक्सेस टाइम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिए।